सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, शुरू किया जाए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, ठीक है। एंड पहले हम लोग पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, यानी कि जो आपकी ऊष्मा क्षेपित है ना, ऊष्मा क्षेपित जो अभिक्रियाएँ होती हैं उसके बारे में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा सही है यहाँ पे। दीज रिएक्शंस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। येस, इट इज़ ट्रू। एक्सो है, एक्सो मतलब हीट निकल रही है, निकलेगी, एंडो में आती है। द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3, यानी कि जो श्वसन है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट निकलती है एनर्जी के फॉर्म में, राइट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ज़्यादातर जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर में होती हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है, अगर हम देखें तो डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। और डीकम्पोजिशन में हमने एक टाइप पढ़ा था, थर्मल डीकम्पोजिशन, जहाँ पे हम हीट दे रहे थे। इफ़ यू कैन रिकॉल, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, जहाँ पर हम किसको या कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एकदम ऑपोजिट होती हैं, जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक करता है। दैट इज़ कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अपघटन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, तो ये बिल्कुल सही होगा आपका। देन इट ऑलवेज रिलीजेज हीट एनर्जी, यानी कि हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। नो, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है अगर हम देखें तो। इट मे रिक्वायर हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो सही है आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, consider the following statement about the displacement reaction. A more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Yes, ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। और हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है। जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। तो सिंपल है, आप रिकॉल करो जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करी थी, कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, ऑल्टो जेन फरारी, इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। तो अगर आप देखोगे तो जिंक ऊपर है, तो क्या ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर नीचे है ना, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सही होगा, ठीक है। ऑलराइट, लेस reactive metals displace more reactive metals. Now it is wrong. Option number A 1 and 2. And the last question is about oxidation and reduction. So oxidation is the addition of oxygen or removal of hydrogen. Reduction is the removal of oxygen or addition of hydrogen. ये भी true है, ठीक है। Oxidation and reduction always occur together in a reaction. Always occur together in reaction. This is wrong. कि हमेशा एक साथ होते हैं। अगर एक साथ होते हैं तो उसको हम redox reaction बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन में आपको पता होना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो इंक्रीज़ करती है, वो बढ़ती है। रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुएँ और अधातुएँ। अच्छा, बेसिक आपको क्या पता है मेटल नॉन मेटल के बारे में अभी तक? अगर आप पीरियोडिक टेबल वाले जो चैप्टर है उसको भी रिकॉल करें तो मैंने वहाँ पर आपको कुछ बताया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में। कुछ तो बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? कि भाई मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो कैटायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो एनायन बनाते हैं, यानी कि धन आयन बनता है धातुओं के केस में और ऋण आयन बनता है अधातुओं के केस में। खैर इसका यूज़ अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, यानी कि धातुओं के गुण देखते हैं। यानी पहले इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी इनकी भौतिक जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम आएंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनकी हार्डनेस की बात करेंगे तो दे आर जनरली सॉलिड्स, जनरली ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं ये। अब अगर आप ये देखो, ये एक मेटल है, पता है ये एक मेटल है, ये मेटल का नाम है मरकरी, ठीक है, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है मरकरी का। इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वाइल सीजियम एंड गैलियम हैव मेल्टिंग पॉइंट जस्ट अबव रूम टेम्परेचर, वो है 28.5 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मेटल जो भी होता है, आप चाहे लोहा ले लो, तांबा ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं या तो लिक्विड ही होते हैं या जस्ट हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे लिक्विड हो जाते हैं, जैसे कि मरकरी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड दिस इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर। मैंने आपको बताया होगा इससे कौन सा आपका डिजीज़ होता है, अगर आपने इसको कंजम्पशन कर लिया तो इससे आपको जो डिजीज़ होता है दैट इज़ नोन एज मैड हैटर्स डिजीज़। ठीक है, मैड नहीं, मैट, नो मैड ही आई थिंक, इस मैड हैटर्स डिजीज़। ठीक है, मैड हैटर्स डिजीज़ इसको बोलते हैं। एक्चुअली मैं नाम इसका यहाँ से पढ़ा था कि बहुत टाइम पहले ही जो मैट बनाते थे, जो टोपी वगैरह बनाते थे, ठीक है, तो उन लोगों ने कुछ तो मरकरी का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो वहाँ पे उन लोगों को इसकी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब अजीब तरीके से उनका बिहेवियर हो गया था, एंग्जाइटी वगैरह ये सब, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा था मैड हैटर्स डिजीज़। ओके, और एक्चुअल में नाम दिया था जो वहाँ के बूट वगैरह पॉलिश करते थे, बूट सिलते थे, तो उन्होंने एक्चुअल में डेंटिस्ट्री का काम शुरू किया था। समझ नहीं पा रहे होंगे ना आप, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो रहा होगा, डेंटिस्ट्री का काम, बूट बना रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअल में अगर आपने आपके घर में देखा हो तो जब टूथ फिलिंग होती है, टूथ में जब कैविटी हो जाती है, दांत में जब कैविटी हो जाती है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है कुछ तो जो इसी कलर का होता है, वो कुछ तो कुछ और नहीं, मरकरी अमलगेमेटेड विद और एलॉयड विद सिल्वर होता है। जी हाँ, तो मरकरी में सिल्वर मिला दिया जाता है, लेकिन वो कभी आपसे बोलेंगे नहीं डॉक्टर कि मरकरी है, वो उसको या तो सिल्वर या फिर इसी तरीके से बोलते हैं। तो टूथ फिलिंग करी जाती है जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है, आपके दांत में डाला जाता है जहाँ पर कैविटी होती है, और विद इन फ्यू मिनट्स वो तुरंत अपनी पोजीशन जहाँ जहाँ पे कैविटी है फैल जाता है और अपनी पोजीशन, अपनी शेप ले लेता है, वो अपना आकार ले लेता है। ठीक है, तो आपको ये काइंड ऑफ सोच है ना, आपके दिमाग में थॉट आएगा कि अगर ये ऐसा होता है तो फिर मरकरी तो पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैड हैटर्स डिजीज़ हो जाती है, तो जिन लोग टूथ फिलिंग कैविटी फिलिंग करवाती है क्या उनको नहीं होती है? तो देखो ये होता क्या है कि जो ये मरकरी होता है अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, ये उसको अमलगमेट कर दिया है जनरली विद सिल्वर कर देते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो दोनों का थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ कलर है, ग्रेइश कलर होता है दोनों का। जब कर दिया जाता है तो मरकरी देन उतना ज़्यादा पॉइजनस नेचर उसका नहीं रहता है। ये कहना कि बिल्कुल पॉइजनस नहीं रहता है, ये तो थोड़ा सा वो है, डिस्प्यूटेड है, क्योंकि मरकरी जो है फिर भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हो, आपके माउथ में कुछ बहुत ज़्यादा हीटेड आपने डाला है, तो मरकरी वेपर्स के फॉर्म में देन रिलीज़ होगा, देन इट कैन बी टॉक्सिक। लेकिन आप कहीं पे भी देखेंगे US FDA वगैरह, तो उन्होंने सब ने इसको अप्रूव कर रखा है। क्यों अप्रूव कर रखा है? क्योंकि अगर डिसअप्रूव कर दिया तो जिन लोगों के कैविटी भर रखी है, क्योंकि US में तो आप ऐसे समझ लो कि 80% लोगों का जो भी है मरकरी यूज़ होता है, तो अब US में सोच लो मरकरी है, 80% लोगों के दांतों में जिन लोगों को कैविटी, अगर कैविटी फिलिंग करवा रखी, तो इंडिया में कितना ही होगा? इंडिया में तो 90% से ऊपर या फिर ऑलमोस्ट 100% ही होगा, क्योंकि ऐसे बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर ऐसा भी सोल्यूशन नहीं है, और है भी तो बहुत महंगा है। ठीक है, तो खैर US FDA अगर मान लो उसने बोल भी दिया कि ये टॉक्सिक है और बेकार है और ये नहीं होना चाहिए, तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? और जिन लोगों ने करवा रखा है कैविटी, वो तो फिर लीगल केस नहीं कर देंगे डॉक्टर्स पे, तो खैर इस पर कोई बात करता भी नहीं है। लेकिन येस, इट इज़ एक्चुअली टॉक्सिक इन लिटिल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यस, गोल्ड फ्लोटिंग ऑन द, वॉइस लो है, वॉइस इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुटखा खाना चाहिए, दिव्यांशु पटेल। बेटा गुटखे से जो एनर्जीज़ मिलती है ना, वो किसी से नहीं मिलती है। ठीक है, तो खाया करो, बिल्कुल दबा के खाया करो, है ना। हाँ, गुटखा वाले बिल्कुल, गुटखा उटका खाने से वो कैविटी वगैरह जल्दी हो जाती है। ठीक है, दे हैव अ मेटालिक लेस्चर। अगर बात करेंगे मेटल्स की, तो मेटल्स में बहुत ज़्यादा लेस्चर होता है। लेस्चर का मतलब होता है शाइन। आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनकी शाइनिंग सरफेस होती है, चमक होती है एक,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, इस चैप्टर में आपको एक्सेप्शंस बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आपने अभी देखा जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, मरकरी, पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको पारा बोलते हैं, मरकरी नहीं। तो ये जो पारा होता है ये लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन जो गैलियम और सीजियम होता है, सर प्लीज़ चेक वॉइस, कितना चेक करूँ भाई वॉइस, ठीक है। तो जो गैलियम और जो सीजियम होता है वो हल्का सा अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो हल्का सा, तो वो मेल्ट हो जाता है। इनफैक्ट जो मरकरी आपको पता है, पहले थर्मोमीटर भी इसी वजह से आते थे, थर्मामीटर आपके मरकरी उसमें भरा होता था, मरकरी थर्मोमीटर आते थे। अब इसीलिए आप देखोगे तो मरकरी थर्मोमीटर बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। अब इसकी जगह जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो आते हैं, यही कारण है, क्योंकि अगर वो आपका मरकरी वाला थर्मोमीटर टूट गया तो बहुत जल्दी उसको डिस्पोज करना होता है मरकरी को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है वो, और हर किसी को नॉलेज तो होती नहीं है इसको लेके, ठीक है। डॉक्टर इसके पास तो है, लेकिन थर्मोमीटर तो लोग घरों पर भी रखते हैं, तो फिर उसको लेके काफ़ी बड़े इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे फेज़ आउट कर दिए गए हैं जो मरकरी वाले थर्मोमीटर आते थे, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या, लेड है। जैसे वहाँ पर एक्सेप्शन था मरकरी या फिर सीजियम एंड गैलियम, यहाँ पे लेड में लस्टर नहीं होती है, एल से लेड, एल से नो लस्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में हमारा अभी हमने देखा कि जैसे ये सॉलिड होते हैं तो सॉलिड जनरली हार्ड नेचर के होते हैं, राइट। लेकिन आपके कुछ अल्कली मेटल्स होते हैं। अल्कली मेटल क्या होता है, क्यों, अल्कली मेटल कौन से मेटल होते हैं, हलीना, कब्र से फरार, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, है ना। तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं ये कि इनको नाइफ से तक कट किया जा सकता है, यानी चाकू से काटा जा सकता है, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि अगर आपने आई थिंक देखा भी होगा आपकी जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, आपने हो सकता है इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया हो कि जो सोडियम वगैरह होता है बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके बहुत ही हाई यानी कि उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर गैलियम और सीजियम। ये डब्लू यानी कि जो टंगस्टन है, इट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर बात करेंगे लोएस्ट मेटल की, तो लोएस्ट है आपका मरकरी। लोएस्ट एलिमेंट नहीं, मेटल की बात कर रहा हूँ, ये मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में। एलिमेंट बोल देगा, पूछ लेगा तो हीलियम होगा। अगर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो उत्तर हीलियम होगा, एलिमेंट पूछेगा। और अगर मेटल पूछेगा तो मरकरी। और सबसे हाईएस्ट में चाहे एलिमेंट पूछ ले चाहे मेटल पूछ ले, टंगस्टन का ही होता है, ठीक है। और क्योंकि इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ज़रा बताइए। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जल्दी से मेल्ट नहीं होता, बहुत 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 ज़्यादा हीट चाहिए तब जाके मेल्ट होता है। इसीलिए इसको हम जो बल्ब का फिलामेंट है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी हीट हो जाएगा बल्ब तो भी ये इसका फिलामेंट नहीं मेल्ट होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में आते हैं, मैलिएबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं काइंड ऑफ गोल्ड है ये, ठीक है। तो इसको हमने पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ कर दिया। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जैसे जब आप स्कूल लंच ले जाते थे तो मम्मियाँ नहीं, मतलब मम्मी लोग, ठीक है, तो रोटी को वो कुछ एलुमिनियम की एक बहुत ही पतली सी फॉयल होती थी, उसमें मम्मी लोग उसको क्या करती थी, रैप करके देती थी, सो दैट कि जो रोटियां हैं वो गर्म रहें, है ना। देती थी कि नहीं देती थी। तो वो क्या है, वो थिन शीट थी एलुमिनियम की, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थिन शीट है गोल्ड की। तो ये सिर्फ मेटल्स में ही पॉसिबल है, इनकी थिन शीट आप ड्रॉ कर लो। नॉन मेटल को ऐसे पीटोगे, क्योंकि पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ, वो तुरंत टूट जाएगा। वो ब्रिटल नेचर का होता है, कौन, नॉन मेटल। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का मतलब है उनकी थिन शीट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं, बहुत पतली पतली उनकी परत बनाई जा सकती है। और यही तो कारण है, ठीक है, कि क्यों रदरफोर्ड ने गोल्ड का यूज़ किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स को जहाँ पर स्कैटर करवाया था गोल्ड फॉयल में, तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि गोल्ड बहुत मैलिएबल और उसकी बहुत ही थिन शीट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। और उन्होंने 1000 एटम्स थिक एक गोल्ड की यहाँ पर पतली लेयर सी बनाई थी, जहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया था, और फिर वहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। सिल्वर भी बहुत मैलिएबल होता है, इसीलिए आप देखोगे तो जो स्वीट्स होती हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, उसमें चांदी का अर्क चढ़ा होता है। तो वो चांदी का अर्क तभी पॉसिबल है जब उसकी हम मैलेबल वो हो, यानी कि बहुत इसकी थिन शीट्स में ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है। तो चांदी का अर्क या फिर जो थिन शीट्स होती हैं आपकी सिल्वर फॉयल की, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, यानी कि कौन मैलिएबल नहीं है, तो मैलिएबल कौन नहीं है, तो मैलिएबल आपका मरकरी नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड है। उसको पीटोगे क्या, वो खुद ही पहले से पिटा हुआ है। सोडियम इतना सॉफ्ट है, कहाँ से उसको पीट के उसके थिन शीट ड्रॉ कर पाओगे, पोटाशियम हो गया।
तो ये तो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये यानी कि हल्का सा भी आप इनको ना वो प्रेस करोगे इनको थिन शीट्स तो में, तो ये मैलिएबिलिटी रहेगी नहीं इनमें, ठीक है। मरकरी लिक्विड है पहले से। जिंक जो है इसको थोड़ा सा भी पीटने में या दबाने में तुरंत टूट जाता है, बिखर जाता है, पाउडरी फॉर्म में बन जाता है, बिकॉज ये ब्रिटल नेचर का है। ब्रिटल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिटल है वो, ठीक है। देन अगर बात करेंगे, दे हैव वन मोर प्रॉपर्टी अदर दैन मैलिएबिलिटी एंड विच इज सिमिलर टू मैलिएबिलिटी एंड दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर इनको हम थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकें। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकें, एंड डक्टिलिटी का मतलब होता है जहाँ पे थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकें, बहुत पतली पतली इनकी वायर्स हम बना सकें, दैट इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी। ऑलराइट, सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये आपका गोल्ड है, एयू है ना, एयू इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड। तो ये बहुत डक्टाइल है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। पता है आपको 1 ग्राम सोने से आप कितनी लंबी तार बना सकते हैं, बताओ, गेस कर दो। जिसको पता हो ना एग्जैक्टली वो मत बोलना, गेस करो आप, जिसको गेस करना है, जिसको पता ना हो एक्चुअल में। 1 ग्राम सोने से आप कितना लंबा तार बना सकते हो, हाउ मच लॉन्ग। भुरभुरा, यस। मम्मी न्यूज़पेपर में रखती थी सर लंच। हाँ, हमारी मम्मी न्यूज़पेपर में रखती थी, लेकिन फिर हम लोग जो है थोड़े से अमीर हो गए थे और हम लोग फिर अफोर्ड कर पाते थे कक्षा 11-12 में कि हम लोग अपना खाने जो रोटियां थी उसको एल्यूमिनियम वाली परत पे, क्योंकि पापा को कैंटीन से फिर मिल जाती थी, तो इसलिए था। मतलब कैंटीन तो नहीं थी पापा के, कि आई थिंक इसमें जो CAPFs होती हैं इनमें कैंटीन फैसिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में होती है, लेकिन हाँ कहीं से जुगाड़ हो जाता था, सस्ते मिल जाती थी। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बिल्कुल सही है, 2 किलोमीटर। इतने हरामी ना तुम लोग। क्या छोड़ो, कॉपर मेटल की अगर बात करेंगे, ठीक है, कॉपर जो है ये क्या है, डक्टाइल है, ठीक है, कॉपर की तारें बनती हैं। अच्छा, चांदी भी, चांदी जो सिल्वर होता है इससे ज़्यादा डक्टाइल है, यानी लंबी इसकी तारें बन सकती हैं, ठीक है, लंबी लंबी तारें, पतली होती है तारें बन सकती हैं। और कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिविटी है, सोचा लगता है सिल्वर की, लेकिन सिल्वर की हम क्यों तारें नहीं बनाते हैं? सिल्वर जो होता है वो इससे ज़्यादा, कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्टिव होता है, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और डक्टाइल भी ज़्यादा होता है। क्यों नहीं बनाते हैं तार? तो तार इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर हमने तार बना दी तो अगले दिन तार मिलेगी नहीं। ठीक है, तुमको लगता है चांदी इतनी महंगी होगी, तार बनाओगे तुम उससे? दे आर सोनोरस इन नेचर, ठीक है। सोनोरस का मतलब क्या होता है? ठीक है, वे स्वभाव से ध्वनात्मक होते हैं, यानी ध्वनि निकालते हैं, टन टन। घंटी देखी है, घंटी देखी, टन मारो तो टन। काफ़ी रखा होगा भाई, मेरा भी घंटा रखा होगा, देखो। तो सुना है तुम्हें? रुको, सोनोरस सुनाते हैं, एक सेकंड रुको, लाइव एक्सपेरिमेंट करता हूँ बेटा। देखो भी तुम लोगों को सुनाता हूँ, सोनोरस का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किसी ने अगर ईयरफोन लगा रखे हो तो थोड़ा हटा देना है, ठीक है, ज़ोर से आवाज़ आएगी, इसका मैं फिर जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। देखो, सुना तुम लोगों ने? दिस इज सोनोरसिटी, जहाँ पे बहुत टन सी आवाज़ आए। क्यों? क्योंकि मेटल है। अब मैंने जैसे लकड़ी है, ठीक है ना, टेबल है, कोई आवाज़ आई? ये प्लास्टिक है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, कुछ आवाज़ आई? हाँ, आई तो सर, अबे आई तो, लेकिन वो टन वाली आवाज़ नहीं आई ना, जिसको सुन के एकदम तुम्हारे तीसरा नेत्र खुल जाए। तो स्कूल की जो घंटी वगैरह होती थी वो इसी प्रिंसिपल पे तो काम करती थी, ठीक है, सोनोरसिटी पे ही। दे हैव हाई डेंसिटी, यानी कि इनका उच्च घनत्व होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व होता है। और ऑस्मियम ऐसा मेटल है जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, सबसे उच्च, सबसे अधिक घनत्व होता है, याद रहेगा। सोडियम पोटेशियम तो बेटा ये ऐसे हैं कि पानी में तैरने लगते हैं, डेंसिटी तो छोड़ ही दो, पानी में तैरने लगते हैं और बहुत भयंकर विस्फोट करते हैं, इतना ज़्यादा, ठीक है। अल्ट्रा मज़ा आया, अच्छा मज़ा आ गया सर, और एक बार सर, बाबा बन जाओ सर तुम। वंस मोर घंटा मेडिटेशन बाउल। टुडेज क्लास इज ओवर। वेरी प्लीजिंग साउंड, ठीक है। आप बता दो कितना लंबा तार? अरे बता तो रहे हैं, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार। हाँ, ग्लास खत्म हो गई, घंटी बज गई। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, इनकी बहुत ही कम डेंसिटी होती है और बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, मतलब बहुत ही भयंकर भट 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 ऐसी रिएक्शन आती होती है, ठीक है। इसीलिए इनको ना, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हमने देखा था कैटरीना ने कार मांगी तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं,
तो इसीलिए इनको देखते हैं कहाँ पर डुबो के रखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में ये आएंगे, दे फॉर्म एलॉयज बाय कंबाइनिंग विद अदर मेटल और नॉन मेटल। एलॉयज बनाते हैं, एलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातु, यानी कि जब किसी मेटल को हम किसी और मेटल एक या एक से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिक्स कर देते हैं तो उसको हम एलॉय बोल देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेटल के ही मिक्सचर को हम एलॉय बोलेंगे, नॉन मेटल भी उसमें हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये स्टेनलेस स्टील का एलॉय है। यानी कि जो आयरन है, आयरन में अगर हम निकल और क्रोमियम मिला दें तो उससे स्टील बन जाती है, जिसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। जो आपका आयरन होता है ना, आयरन, वो इतना ज़्यादा मैलिएबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर प्योर फॉर्म में आप ले लो, कि उसको हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मल अपने कहीं पे भी आयरन का यूज़ करते हैं, वो हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हमने उसको अपने प्योर फॉर्म में ले लिया। इसीलिए आयरन में हमेशा लगभग 0.05% ऑफ कार्बन को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि क्या है, उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। जैसे अभी हम गोल्ड देख रहे थे, है ना, गोल्ड बहुत ही मैलिएबल और डक्टाइल होता है। इनफैक्ट इसके प्योर फॉर्म में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, भले आप बोल दो 24 कैरेट है, 24 कैरेट का हो ही नहीं सकता है ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि वो पहना ही नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो। उसमें जनरली क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है या तो चांदी या तांबा, यानी सिल्वर या तो कॉपर। एंड यू शुड नो कि कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाई ह्यूमन्स। चैल्कोलिथिक एज में पढ़ाया था हिस्ट्री में, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल and it is named after an island country. Can you name that country? तो 24 कैरेट, ठीक है, 24 कैरेट का जो है आप ज्वेलरी पहन ही नहीं सकते हो। जैसे 22 कैरेट का जो होता है वन ऑफ द प्योरेस्ट कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे 22 पार्ट्स में आपका गोल्ड और 2 पार्ट या तो आपका सिल्वर है या तो कॉपर है, ठीक है। तो साइप्रस कंट्री है जहाँ से कॉपर को उसको नाम मिला, है ना। चलो, तो जर्मन सिल्वर भी इसी तरीके से एलॉय होता है, ये भी हम देखेंगे, पूरी एलॉयज़ की लिस्ट देखेंगे, ठीक है। इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शंस यहाँ पे लेड और क्या है, लेड और मरकरी हैं, ये उतने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं। तभी आप, और लेड भी ना बहुत टॉक्सिक होता है, जैसे मरकरी टॉक्सिक होता है ना, दोनों ही बड़े टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए पहले आपने अगर सुना हो तो पेंट में भी, पता नहीं सुना नहीं सुना, पेंट में भी लेड होता था, अब इसीलिए पेंट से लेड को हटा दिया गया है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता था, क्योंकि जो लोग पेंट करते थे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। इसीलिए अब ज़्यादा इसका यूज़ करते नहीं है पेंट्स में। लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, वहाँ पर लेड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, जो हमारी पेंसिल नहीं होती, जब हम लोग पेंसिल इस्तेमाल करते थे बचपन में, अप्सरा वाली की नटराज वाली, कौन सी यूज़ करते थे तुम लोग? अप्सरा वाली महंगी आती थी नहीं, नटराज वाली आती थी, अभी मुझे याद है, नटराज वाली, ठीक है, लाल लाल, उसमें भी मम्मी 2 टुकड़े कर देती थी। बेटे नट अभी रखो, राज बाद में रखना, या नट तुम रखो, राज ये भैया रखेगा, ऐसा टाइप ठीक है। तो खैर, तो ये जो होता है जिसको हम बोलते हैं लेड, वो एक आती थी, एक वो नहीं आती थी, वो एक आती थी, अरे क्या बोलते थे उसको, जिसमें पतली पतली होती थी, वो पतली पतली डालनी होती थी, पतली पतली वो डालनी होती थी, जिसको हम लेड बोलते थे। तो एक्चुअल में वो लेड नहीं होती थी, वो जो अमीर बच्चे होते थे उनके पास वो होती थी, भाई मेरे पास तो कभी नहीं रही, ठीक है। वो जो नहीं, वो अरे उसके आगे से डालनी होती थी, तुम पता नहीं क्या बोलते थे यार उसको, कुछ तो बोलते थे, वो पेंसिल क्या बोलते थे उसको। तो वो लेड वगैरह नहीं होता, ध्यान रखना, वो एक्चुअल में कुछ और होता है, वो ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल बोलते थे उसको, अच्छा हाँ, लेड वाली पेंसिल बोलते थे, हाँ लीड वाली पेंसिल बोलते थे, हाँ। तो लीड नहीं होती, मतलब लीड बोलते तब ठीक है। तो लेड नहीं होता है वो, ठीक है, वो ग्रेफाइट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे आते हैं, तो धातुओं के गुण क्या होते हैं, दे एग्जिबिट कैटाइनिक प्रॉपर्टीज़, वे धनायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। धनायनिक गुण का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जनरली ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, क्यों? कि जब मेटल के ऑक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो वो सॉल्ट एंड वाटर देता है। और हमें ये पता है, अभी तो नहीं पता है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे, कल वाले में, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में, कि एसिड और जब बेस की रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि
अम्ल की और क्षार की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण यानी सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो हमें सेम सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है। तो हमें साफ ये समझ में आया कि हाँ, मेटल के ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो बेसिक नेचर की ही होगी, इसीलिए उसको एसिड से रिएक्ट करवाने पे सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। नॉन मेटल्स यानी अधातुओं के गुण की बात करेंगे तो दे आर जनरली सॉलिड्स और गैसेज, यानी ये सामान्यतः या तो ठोस होंगे या गैस के रूप में होते हैं। एक्सेप्शन की अगर बात करेंगे, अपवाद यहाँ पे ब्रोमीन है। ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखना। जैसे कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, उसी तरीके से जो ब्रोमीन है इट इज़ ऑल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर ये तरल होता है। दे आर नॉन लेस्चरस इन नेचर, इनमें चमक नहीं होती है, ये चमकहीन होते हैं। यानी कि लेस्चर किस में देखने को मिलती है, चमक किस में देखने मिलती है, मेटल्स में देखने को मिलती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लेस्चरस होते हैं। बट एक्सेप्शन है यहाँ पर आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट। आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट में चमक देखने को मिलती है, लेस्चर देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, ग्रेफाइट जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लेड वाली पेंसिल होती थी उनमें ग्रेफाइट होता था वो एक्चुअल में, ना कि लेड। ग्रेफाइट का यूज़ एक और होता है एंड दैट इज़ किसको लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और एक और यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था, हिंट देता हूँ मैं आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब बताओ कहाँ पर यूज़ होता है ये ग्रेफाइट। दे आर ब्रिटल एंड जनरली सॉफ्ट इन नेचर, वे भंगुर होते हैं और सामान्यतः प्रकृति में नरम होते हैं। भंगुर होते हैं यानी कि मारा और टूट गए, बिखर गए, एकदम पाउडर हो गए। बट एक्सेप्शन यहाँ पर भी है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है बिकॉज कार्बन का बना हुआ है। ये हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में देखेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है अर्थ में। डायमंड की बात करेंगे तो सबसे, पृथ्वी का सबसे ठोस पदार्थ है डायमंड। ठीक है, और है नॉन मेटल। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके गलनांक जो है और क्वथनांक कम होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पर डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, कार्बन है, बोरॉन है। इसे एक्सेप्शन से अपवाद है क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। बात अगर हम करेंगे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट को एज अ मॉडरेटर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मैलिएबल इन नेचर। मैलिबिलिटी क्या होती है हम देख चुके हैं। मैलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर उसको हम हैमर करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो थिन शीट्स में ड्रॉ हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, एंड डक्टिलिटी क्या होती है, जहाँ पे विदाउट ब्रेकिंग इट गो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन अंडर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड वो किस में तब्दील हो जाता है, वो लॉन्ग थिन वायर में, यानी कि बहुत पतले तार में जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत थिन वायर में। ऑलराइट, यस, मॉडरेटर सबका सही है। ठीक है, तो बहुत थिन वायर्स में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कोई नई चीज़ नहीं है। और 1 ग्राम गोल्ड जो है आपका सोना 2 किलोमीटर लंबी तार में खींचा जा सकता है। बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लेस्चरस, नॉन सोनरस। ठीक है, कुछ नहीं होता इनमें, यानी कि जैसा भी मैंने बताया सोनरस नहीं होते हैं। लाइक ये हो गया मेटल, ठीक है, और ये हो गया नॉन मेटल, सिंपल। ठीक है, दे हैव लो डेंसिटी, यानी कि घनत्व तो कम होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर डायमंड आ जाएगा। डायमंड हर जगह एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है। ठीक है, एंड हार्डनेस में भी एक्सेप्शन है, एंड डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अपवाद हीरा हो जाएगा यहाँ पे। दे डू नॉट फॉर्म एलॉयज, यानी कि ये एलॉय मिश्र धातु नहीं बनाते हैं कि नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल को या फिर 2 से ज़्यादा नॉन मेटल को मिक्स करके हम एक एलॉय बना दें। हाँ, इसका यूज़ किया जा सकता है एलॉयज़ में इन केस ऑफ मेटल्स की अगर बात करें। ठीक है, जैसे कि हम आयरन में कार्बन कुछ मिला देते हैं सो दैट कि उसको यूज़, उसमें हार्डनेस आ सके, टफनेस आ सके, सो दैट उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, कार्बन इज एलॉयड विद आयरन टू फॉर्म स्टील। खैर, नॉन मेटल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, कार्बन से डिराइव्ड होता है, बट फिर भी ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। एंड दे शो द एनायनिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि वे ऋणायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। एनायनिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। कैटायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जनरली ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। अगेन हमें कैसे पता चला, तो जब हमने इसकी रिएक्शन मेटल से करवाई तब हमें पता चला कि हाँ, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। ऑलराइट, ठीक है, तो मेटलॉइड्स पे आते हैं। मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें कि मेटल्स यानी धातुओं और अधातुओं दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, यानी बीच के होते हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको इसके बारे में जिक्र हुआ था, तो बताया था कि आपके मेटलॉइड क्या होते हैं। तो जो मेटल के जितने अच्छे गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, और नॉन मेटल की तरह इतने बुरे भी नहीं होते हैं। तो इसमें आ जाते हैं आपके जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। कहीं कहीं पे आपको ये एसिटाइन जो है, जो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसको भी मेटलॉइड के रूप में दिखा देते हैं, बट जनरली यही 7 होते हैं। कहीं कहीं पे एसिटाइन को भी दिखा देते हैं, मैं फिर से बता दूं, बट जनरली इसकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल के साइड ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेटलॉइड। तो ये जो पूरा लैडर है, ये जो पूरी लैडर है, ये एक ट्रांजिशन के तौर पे ऐड कर रही है। इसके लेफ्ट साइड में जो आपको देखने मिल रहे हैं वो सारे मेटल्स हैं, इसके राइट साइड में जो आपने देखने मिल रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, राइट। तो ये ट्रांजिशन के तौर पे ऐड कर रहा है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, मेटलॉइड्स। ओके, ठीक है, उपधातु जिनको हम बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पे, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं सर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी, फिजिकली मतलब कि शाइन है कि नहीं, डक्टिलिटी है कि नहीं, थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, मैलेबिलिटी है कि नहीं, थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, हार्डनेस है कि नहीं है, और फिजिकल स्टेट क्या है उनकी। बट वहीं पे अगर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी रिएक्शन की, ठीक है, कि डिफरेंट चीज़ों से रिएक्शन करने पे वो क्या दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या होगा, तो बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि जब हम एयर में बर्न करेंगे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। हमने देखा था इसको कंबशन बोलते हैं, यानी कि इसको दहन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दी मेटल ऑक्साइड। एंड मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं नेचर में, क्यों, तो मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, हमेशा बेसिक नेचर का आपको देखने को मिलेगा। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसका यूज़ या फिर इसका रेपिटेशन कल की क्लास में भी होगा, जो हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट की क्लास होगी, ठीक है। कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर को जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड की ये जो हमें ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड देखने को मिलता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है, ऑलराइट। तो अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे क्या होते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है। और एसिड हमेशा एक बेस, एसिड कभी एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता है, बेस कभी बेस से रिएक्शन नहीं कर सकता है। एसिड बेस से और बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। लेकिन तो सिंपल सी बात यह है कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा किससे रिएक्शन करेगा, वो सर एसिड से ही रिएक्शन कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो हमेशा बेस से ही रिएक्शन कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। और क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक। एम्फोटरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं, अब जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से करवा दूं, होगी ही नहीं। नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैं एसिड से करवा दूं, होगी ही नहीं। लेकिन एम्फोटरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों जब जैसी नीड रहेगी वैसा ये कन्वर्ट कर लेंगे खुद को, ठीक है। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, एग्जिबिटिंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों एग्जिबिट करेंगे, एंड फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर इन दीज रिएक्शंस। जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्या सिर्फ यही एम्फोटरिक ऑक्साइड होते हैं, ऐसा नहीं है। एम्फोटरिक ऑक्साइड ये है, और इसकी यहाँ पे ट्रिक भी लिखी हुई आप देख सकते हैं। एम्फोटरिक ऑक्साइड होते हैं टिन ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड। याद कैसे रखना है, सुनो बे जनाबे आली फिर मिलेंगे गली में। तो सुनो बे जनाबे आली फिर मिलेंगे गली में। तो इस तरीके से आप सारे एम्फोटरिक ऑक्साइड्स को याद रख सकते हैं, जो हमारे 7 एम्फोटरिक ऑक्साइड है, बिकॉज इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा एम्फोटरिक ऑक्साइड है, कौन सा नहीं है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म एल्कली लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्कली बनाते हैं। अभी एल्कली क्या होते हैं इस पर मैं अभी बिल्कुल भी जोर नहीं डालूंगा, कल वाली के क्लास में जब बेस पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर एल्कली के बारे में बताऊँगा, और ये बताऊँगा कि क्यों पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको एल्कली मेटल ही क्यों बोलते हैं, वो कल बताऊँगा। तो इसको प्लीज़ अभी होल्ड में रखिएगा, ठीक है, कल की क्लास तक। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बाकी कौन कौन से आपके एम्फोटरिक ऑक्साइड हैं वो ऐसे याद करने, सुनो बे जनाबे आली कल फिर मिलेंगे कल गली में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, इन जनरल
मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन जैसे हमारे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा रिएक्टिव या हाइपर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखते हैं। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? कैटरीना ने कार मांगी, तो कैटरीना यानी कि पोटाशियम, ने यानी सोडियम, कार यानी पोटाशियम। तो अगर हम देखेंगे जनरली पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि तुरंत आग पकड़ लेते हैं अगर इनको ओपन में रखा गया। इसीलिए सोडियम पोटाशियम जैसे मेटल को हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ध्यान रखिएगा। सोडियम को, पोटाशियम को, लिथियम की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लिथियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है अपने फ्री स्टेट में कि बहुत भयंकर एकदम रिएक्शन कर जाए, ठीक है। तो लिथियम में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सोडियम और पोटाशियम में ज़रूरत पड़ती है केरोसिन में डुबो के रखने की, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ दीज मेटल, यानी कि जो नीचे वाले हैं, कैटरीना ने कार, उसके बाद है ना ऑल्टो, जेन, फरारी, याद है आपको नीचे वाले। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ दीज मेटल गेट्स कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी कि ये जो मेटल होते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है इनमें, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ पाती। यानी कि जब होगा हल्का सा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की परत चढ़ेगी, तो वो प्रिवेंट कर लेता है फर्दर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ने में। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने रिएक्शन करवाई थी, याद है आपको, मैग्नीशियम की, कुछ याद है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, कुछ याद है आपको? क्यों? पिछली वाली क्लास का। तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्यों मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब किया जाता है ना, बिफोर बर्निंग इट। क्यों बर्न वो किया जाता है? बिकॉज उसमें ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, इसलिए, ठीक है। ये सोडियम अगर आप वाटर में डाल दोगे तो बहुत भयंकर एक्सप्लोजन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एकदम एकदम कुछ विस्फोट टाइप हो गया हो। ऐप में ही मिलेगा नकुल जी, ठीक है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। और रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन में आयरन पे आते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, यानी आयरन नहीं जलता है हीट करने पे, जलाने में, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ बर्नर। ये लोहा गर्म करने पर नहीं जलता है, लेकिन जब बर्नर की लौ में लोहे के चूर्ण छिड़का जाता है तो वह तेज़ी से जलने लगता है। क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो वैसे लोहा नहीं जलेगा, लेकिन अगर उसके बहुत फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स का मतलब ये है कि जैसे नहीं गाजर होती है, तो गाजर को फिर वो हलवा बनाने से पहले मम्मी लोग वो कुछ करती ना, वो कद्दूकस टाइप क्या बोलते हैं उसको, तो जो ऐसा नहीं बन जाता है, देखा होगा तुम लोगों ने, तो वैसा टाइप, ठीक है, वैसा टाइप कर दिया, यानी कि छोटे छोटे पीसेज में इसको डिवाइड कर दिया। कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न, बट ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये हमने देखा था, ठीक है। दिस ब्लैक कोटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टार्निशिंग ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम। सिल्वर में और गोल्ड ये रिएक्शन नहीं करते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि ये नीचे होते हैं, लेकिन सिल्वर जो एयर में सल्फर प्रेजेंट होता है उसको लेके ये क्या कर लेता है, सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर चढ़ा लेता है, ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है उसमें, ठीक है। वैसे तो भी हम देखेंगे आगे ये चीज़ भी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आई होप सबको रटी हुई होगी, पिछले लेक्चर मैंने रटवाई थी कि कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, ठीक है, ऑल्टोज एंड फरारी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सिल्वर ऑडी मिल गई, ठीक है, सिल्वर ऑडी। सर ये सब ऐसा जरूरी नहीं कि आप याद ही रखो, इतना जो मैंने आपको याद करवाया वो इनफ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो जो ऊपर वाले होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर मीडियम रिएक्टिविटी आती है यहाँ पर, और ये फिर लीस्ट रिएक्टिव आते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर पे आते हैं। तो जब मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाने पे। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ दिस मेटल गेट कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, वो तो खैर अभी हमने देख लिया है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेटल्स हो हैं, ये जो लिखे हुए रिएक्टिविटी सीरीज़ में किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हमें पता है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, इतने भयंकर रिएक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। अगर बात करें, चाहे आप कोल्ड वाटर डाल दो, कोल्ड वाटर से अगर भयंकर रिएक्शन हो रही, रिएक्ट विगरसली, एक्सोथर्मिक है, इवॉल्व्स H2 गैस विच कैचेस द फायर, तो आप समझ लो कि जो हॉट वाटर है, जो स्टीम है, उसमें क्या हाल होगा इनका, ठीक है। अगर कोल्ड वाटर में इतने ज़्यादा विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं तो हॉट वाटर और स्टीम में तो ऑब्वियसली रिएक्ट करेंगे ही। कैल्शियम के साथ अगर बात करेंगे तो कैल्शियम यहाँ पे कोल्ड वाटर डालने पे रिएक्शन तो करता है, लेकिन उतना विगरस रिएक्शन नहीं होगा, भयंकर रिएक्शन नहीं होगा जितना कि सोडियम और पोटेशियम करेंगे। नहीं, एक्सोथर्मिक होगा, वहाँ पर हाईली एक्सोथर्मिक था, यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगा। और अगर कोल्ड वाटर से कोई रिएक्शन कर रहा है तो हॉट वाटर और स्टीम से तो करेगा ही करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं करता है, हॉट वाटर पे डालने पे
बबल्स रिलीज़ करता है H2 गैस की यानी हाइड्रोजन गैस की वजह से, जिसकी वजह से ये तैरने लगता है, ठीक है, फ्लोट करने लगता है। अगर बात करें मैग्नीशियम वाटर में, क्यों? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसकी सरफेस से चिपक जाएगी, बलून के तौर पे काइंड ऑफ एक्ट करेगी और इसकी वजह से उसकी बॉयंसी बढ़ जाएगी और ऊपर ये तैरने लगेगा। और अगर हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो स्टीम से तो करेगा ही। ऑल्टोज एंड फरारी की अगर बात करेंगे तो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, स्टीम से करते हैं। और फिर जो इसके नीचे वाले हैं वो तो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी कैट्रीना ने, यानी कि पोटेशियम और सोडियम, बहुत विग्रस रिएक्शन होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। और जो इवॉल्व H2 गैस है यानी हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होगी, इट विल कैच फायर। कैल्शियम की अगर बात करेंगे, ये भी रिएक्ट करता है, एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा विगरस रिएक्शन नहीं होती जितना सोडियम और पोटेशियम केस में होती है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं है, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जो उसकी सरफेस पे स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर, तो सोडियम पोटेशियम के साथ किस तरीके से रिएक्शन हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। सोडियम और पोटेशियम के साथ एक्स्ट्रा हीट निकल रही है, जिसकी वजह से विगरस रिएक्शन होगी यहाँ पे। डन, ओके। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड पे, यानी कि जब एसिड के साथ यानी धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा। तो एक्सेप्ट अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको अगर छोड़ दें जो नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन, सॉल्ट और वाटर नहीं, सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड की रिएक्शन जब बेस से करवा रहे थे तब सॉल्ट और वाटर मिल रहा था, यहाँ पर मेटल की रिएक्शन जब एसिड से करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। तो इसको मैश करके याद रखते हैं, मैश, M से मेटल, A से एसिड, S से सॉल्ट और H से हाइड्रोजन। तो मैश करके आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसको, मेटल को HCl या फिर H2SO4 से। लेकिन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे ये हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है हमें। कारण उसका क्या है, तो कारण ये है कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो ऑक्सीजन दे देता है। अब अगर ऑक्सीजन दे देगा तो इस H2 को ऑक्सीजन मिलेगी, तो H2 ना रह के H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। इसी गैस को यानी N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, लाफिंग गैस। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था गैस विद रॉटन एग स्मेल कौन सी होती है, गैस विद रॉटन एग स्मेल कौन सी होती है, और कौन सी गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि HNO3 बीइंग अ सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपना ऑक्सीजन किसको दे देता है, H2 को, जिसके वजह से H2 ना रह के H2O हो गया है अभी, यानी वाटर में कन्वर्ट हो गया है। एंड क्या हुआ है, जो आपका ये मेटल है वो रिड्यूस हो गया है टू एनी ऑफ दी ऑक्साइड्स, ठीक है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसमें रिड्यूस हो जाएगा और वो NO, NO2 या फिर N2O निकलेगी। ध्यान रखना, नाइट्रोजन नहीं निकलेगी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकल रहा है, या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है आपकी, ठीक है। ये होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सड़े हुए अंडे वाली गंध। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, 1984 में ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहाँ पर ये गैस रिसाव हुआ था, ठीक है, एक फैक्ट्री से, जिसकी वजह से कौन सी फैक्ट्री थी, क्यों, कौन सी, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। एक्चुअली में मेरे UPSC इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया था यही क्वेश्चन, तो मैं ये तो बता दिया था लेकिन इसका नाम एकदम याद ही नहीं आया मुझे, तो उन्होंने ही फिर बताया था। और ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहे थे जिन्होंने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, तब से मैं कभी भूला नहीं हुई है यूनियन कार्बाइड वाला फैक्ट, जो दिमाग में चिपक गया है मेरे। खैर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल की रिएक्शन जब हम HNO3 से तो मेटल की रिएक्शन जब HNO3 से करवाते हैं तो क्या होता है, H2 में बदल जाता है। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 से रिएक्शन कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देते हैं। वो दो मेटल हैं Mn और Mg, यानी मैंगनीज और मैग्नीशियम। लेकिन यहाँ पर जो आपको HNO3 लेना होगा वो बहुत ही डाइल्यूट नेचर का लेना होगा, क्योंकि अगर आपने कंसनट्रेटेड लिया, व्हेन आई से कंसनट्रेटेड, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले लेक्चर, कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है, किस तरीके से डाइल्यूशन या कंसनट्रेशन करते हैं एसिड का। कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें पानी की मात्रा कम है, यानी एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगे तो फिर H2 फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगी H2 में, तो वो नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, वो डाइल्यूट HNO3 लेना है, ओके।
सर रिसेंटली हमारा इस स्टेट में एक एग्ज़ाम में पूछा था। अच्छा। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। ये भी ध्यान रखना कि जो कॉपर है ये स्पेशल केस है जहाँ पर ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एक्वारेजिया पे आते हैं। व्हाट इज़ एक्वारेजिया? ये रॉयल वाटर कहलाता है। रॉयल क्यों है? क्योंकि जनरली इसको गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंसनट्रेटेड HNO3 1 अमाउंट में लिया जाता है और HCl 3 अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, इसका रेशियो होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है कि रेशियो आप भूलो नहीं, 3:1 ना कर दो, तो HCl ऐसा याद कर लो। HCl 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अभी वैसे तो है तो यहाँ पे भी, लेकिन वैसे यहाँ 4 हैं। HNO3 4 चीज़ें हो गई, यहाँ पर 3 चीज़ें HCl, 3 हो गया। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड इन द रेशियो 1:3। HNO3 HCl का मिक्सचर है। हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। एक्वारेजिया इज एबल टू डिजॉल्व द गोल्ड और प्लैटिनम। अगर आप देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड और प्लैटिनम सबसे नीचे आते हैं, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये। तो जल्दी फल्दी किसी से रिएक्ट करेंगे तो है नहीं, तो फिर और यही कारण है कि क्यों उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, जल्दी फल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये अगर आप सोल्यूशन लेंगे, मिक्सचर लेंगे एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर बोलते हैं 1:3 के रेशियो में HNO3 HCl को, तो ये गोल्ड और प्लैटिनम वहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अभी हमने क्या देखा? हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा कि मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, हमने ये देखा अभी कि मेटल ऑक्साइड बनता है। फिर हमने देखा रिएक्शन इसका वाटर के साथ, कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कि हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। फिर हमने देखा भी एसिड के साथ रिएक्शन, मैश मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 का सॉल्ट है। ठीक है, तो जब इन दोनों को लेते हैं तो क्या होता है, जो मेटल 1 है यहाँ पे इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, मेटल 2 को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या ये कोई नई चीज़ है? नहीं है। पिछले लेक्चर में डिटेल में समझे थे हमने एग्जाम्पल के साथ। याद है आपको सल्लू जी का एग्जाम्पल? क्यों? तो कॉपर यहाँ पे सिंगल है, सिल्वर लेके बैठा है नाइट्रेट को, कॉपर क्या करेगा, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर उल्टा लेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये ना होता और इस तरीके से होता, क्या सिल्वर डिस्प्लेस कर देता कॉपर को? तो आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कभी भी लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। वो रिएक्शन फिजिबल तभी होगी जब हाई रिएक्टिविटी वाला लो रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस करेगा, या फिर जब उनकी रिएक्शन करवाएंगे तब वो फिजिबल होगी। ठीक है, खैर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अब करवाते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल रिएक्ट करते ही नहीं है, ना वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ, ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ। बेचारे नॉन मेटल रिएक्ट करते ही नहीं है। द रीजन इज दैट दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कैन नॉट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, तो H+ जो आयन मिलता है एसिड में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। बट ऑन हीटिंग दे रेडली फॉर्म ऑक्साइड और सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड एसिड। बस ये ध्यान रखना है कि गर्म करने पे वे सांद्र अम्ल यानी कि जो आपके कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं जिनमें कि एसिड की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो वहाँ पर वो आसानी से ऑक्साइड या लवण बना लेते हैं, यानी कि ऑक्साइड या सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सल्फर है आपका, और सल्फर की रिएक्शन जब हम स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड से करवा रहे हैं, यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, SO2 और H2 यानी कि ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ें। अभी रिएक्शन अगर हम करवाएं मेटल की नॉन मेटल से तो क्या बनेगा, यानी कि धातु और अधातु की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उस बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं और ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बॉन्ड तब बनता है जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, हमें पता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफ़र होता है तब जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, व्हेन Na ट्रांसफर्स एन इलेक्ट्रॉन टू Cl it results in the formation of NaCl. Na atom with 11 electrons, 11 electrons हैं, 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो, 2,8,1। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,7। अब इसको ऑक्टेट अचीव करनी है, इसको भी ऑक्टेट अचीव करनी है, हर किसी को ऑक्टेट अचीव करनी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को देना इसके लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू 7 को लेना। इसके लिए एक लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 7 को लूज़ कर देना। तो क्या होगा यहाँ पर, तो होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये एक वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सिंपल, दोनों का काम हो जाएगा। और जो बॉन्ड बनेगा
ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोडियम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन दिया यानी कैटायन बनेगा। क्लोरीन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन को लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपको। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम resulting in the formation of oppositely charged ions held together by electrostatic attraction। ठीक है, तो विद्युत संयोजक आबंध जो है आपका, विद्युत संयोजक आबंध जिसे आयनिक आबंध के रूप में भी जाना जाता है, एक रासायनिक आबंध है जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु के में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत आवेशित आयनों का निर्माण होता है जो स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा एक बंध में बंधे रहते हैं। दे शो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। ये आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमने पहले लेक्चर में देखा था, सॉलिड लिक्विड और जो गैस, मतलब जो हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पर मैंने आपको बताया था आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक के बारे में। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड बनता है, जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब जैसे हमें पता है कि मैग्नीशियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2 होता है। ठीक, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं वैलेंस शेल में, तो 2 देना आसान है एज कम्पेयर टू 6 लेना। क्लोरीन, तो ये 2 क्लोरीन इसको मिल जाएंगे, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरे को दूसरा दे देगा, तो यहाँ पर जो बन जाएगा दैट वुड बी MgCl2 आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, हम कल के लेक्चर में यानी सॉरी कल नहीं परसों के लेक्चर में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तो 2 जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में जो बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। शेयरिंग होती है क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, दोनों ही क्या नॉन मेटल, तो कौन किसको देगा, तो कोई किसी को नहीं देगा, आपस में शेयर कर लेंगे। जब किसी को ज़रूरत होगी तो कोई ले लेगा, जब दूसरे वाले की ज़रूरत होगी तो दूसरा ले लेगा। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड के। तो इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं आयनिक बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी वो बॉन्ड टूटता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। दीज कंपाउंड्स, ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, जनरली ब्रिटल होते हैं जब इनमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो जो पोलर सॉल्वेंट होता है लाइक वाटर, ये पोलर सॉल्वेंट है, इनमें जनरली क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन, केरोसिन, ईथर, पेट्रोल, ये जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है ये, सुचालक हैं, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईदर इन मॉल्टन फॉर्म और इन देयर एक्वस सोल्यूशन। यानी ये पिघले हुए होने चाहिए मॉल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सोल्यूशन में पड़े हुए होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आयंस जब तक नहीं बनेंगे, आयंस अगर जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो ही नहीं सकती है ना। तो या तो इनका मॉल्टन फॉर्म चाहिए या तो एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। यानी कि ऐसा इसलिए क्योंकि इन अवस्थाओं में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं और आवेश को ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अकरेंस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ देयर ओर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एल्यूमिनियम जो भी आपके मेटल्स होते हैं वो ओर किस ओर में दिखते हैं। अब ओर क्या होती है वो समझो, बिकॉज यहाँ से हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का। और कुछ नहीं, अब जैसे कि अगर मुझे मान लो कि आयरन चाहिए, जो भी हम लोग चीज़ें मेटल वगैरह में मिलते हैं, चाहे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि गड्ढा खोदोगे ज़मीन में तुमको मिल जाएगी कॉपर की रॉड, तुम्हें एक डायमंड रिंग मिल जाएगी, तुम्हें एक सोने का नेकलेस मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ऐसे पत्थरें, चट्टानें होती हैं, चट्टानों के बीच में हल्का सा पता चला कि 1 किलो का चट्टान और उसमें से 1 ग्राम सोना निकला, 2 ग्राम सोना निकला, समझ रहे हो तुम। तो वो जो चट्टान है 1 किलो की, जिससे 2 ग्राम का सोना निकला है, ठीक है, तो कैसे निकाला है वो भी हम देखेंगे कैसे निकाला है। लेकिन ये जो पूरा चट्टान है जिसमें 2 ग्राम गोल्ड है, इसको बोलते हैं ओर में होती हैं 2 चीज़ें, क्या, एक तो मेटल होगा और दूसरा इम्प्योरिटी होगी। दूसरा क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी। ठीक, तो इम्प्योरिटी को ही हम गैंग बोलते हैं, जिसको कि हमें प्योरीफाई करना होता है, हटाना होता है। वो कैसे करना होता है, वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन और के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि
बॉक्साइट किसकी ओर होती है? एल्यूमिनियम की। क्रायोलाइट किसकी होती है? एल्यूमिनियम की, विच इज़ अ वेरी लाइट मेटल, है ना। अभी आप देखोगे तो मैकबुक का न्यू आया है अभी हफ्ते भर पहले, तो उसमें लोगों ने एल्यूमिनियम का यूज़ किया है, बहुत लाइट है वो, ठीक है। आयरन की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सब क्या है? आयरन की ओर्स हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने पढ़ा था जब अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, मिनरल्स वाला चैप्टर ज्योग्राफी में, तो यहाँ पर हमने देखा था बॉक्साइट की ओर कहाँ पर, बॉक्साइट के सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है हमारा? पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है। और अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो कौन सा स्टेट है? तो इंडिया में उड़ीसा है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जनरली आपको कर्नाटक में आपको माइंस देखने को मिलेंगी इसकी, जैसे बाबा बुदन हो गई हिल्स, ओके, कुद्रेमुख माइंस हो गई। लिमोनाइट, सीडेराइट, जिंक ब्लेंड हो गया, स्फेलेराइट हो गया, कैलामाइन हो गया, जेंसाइट हो गया, ये सब क्या है? ये ओर है जिंक की। सिनाबार जिसका फॉर्मूला होता है HGS, ठीक है, HGS, ये मरकरी होता है आपका, मरकरी का और होता है। अब हमें क्या करना होता है? इसे सल्फाइड को हटाना होगा और मरकरी हमें मिल जाएगा। सल्फाइड को हटाएंगे, सिंपल हमें मरकरी मिल जाएगा। थोरियम मोनाजाइट सैंड में होता है, याद है आपको, ठीक है। चलो, तो मोनाजाइट की अगर बात करेंगे तो मोनाजाइट क्या है? सैंड का नाम है, ये सैंड होती है मोनाजाइट सैंड, जिससे हमें थोरियम मिलता है। मोनाजाइट सैंड कहाँ मिलती है? साउथ इंडिया में आप जाओगे ना, केरल, तमिलनाडु, तो वहाँ पर मिलती है। इनफैक्ट ये पूरे वर्ल्ड का लगभग 15% ऑफ जो थोरियम है वो इंडिया में ही है मोनाजाइट सैंड के फॉर्म में। बट वही है कि इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में मैंने बताया था फ्यूल यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन अभी उतना फिजिबल नहीं है, ठीक है, जितना कि यूरेनियम है। सोडियम अगर बात करेंगे तो बोरैक्स, ठीक है। देन चाइल्ड सॉल्ट पीटर होता है, जिसको हम NaNO3 के नाम से जानते हैं। इंडियन सॉल्ट पीटर जो आपका KNO3 होता है, ये इंडियन सॉल्ट पीटर होता है। ये आपका चिली सॉल्ट पीटर होता है, ओके। गैलेना, ये भी सल्फाइड के फॉर्म में देखने को मिलता है। PbS लेड की ओर है। मैग्नीशियम एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। टिन कैसेटेराइट के फॉर्म में होता है। और यूरेनियम आपका पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है UO2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो और ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो सोडियम नाइट्रेट होता है ये आपका चिली सॉल्ट पीटर, इसको हम एज एन एक्सप्लोजिव भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? एक्सप्लोजिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं इसको, एक्सप्लोजिव, ओके। जो आपका चिली सॉल्ट पीटर, चाइल्ड सॉल्ट पीटर होता है, जो सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। क्लियर है? हो सकता है सोडियम नाइट्राइट लिख के आ जाए, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट होता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? सोडियम नाइट्रेट को, ओके। ये हिंदी में है आपका। देन आते हैं कोरोजन पे, बस ख़त्म ही होने पे आया आपका। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जहाँ पे मेटल कोरोड हो जाता है, मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि उसमें कुछ तो लेयर चढ़ जाती है। जैसे कि हमने देखा था आयरन में, आयरन ऑक्साइड की रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, जिसको रस्ट बोलते हैं। एयर और वाटर के प्रेजेंस में वो क्या बना देता है? ऑक्साइड और वाटर दोनों चढ़ जाता है उसमें। कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ाता है, कॉपर कार्बोनेट की। आयरन रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ाता है, आयरन ऑक्साइड की, जिसको रस्ट बोलते हैं। और कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ाता है। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर ब्लैक कोटिंग, सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग होती है उसमें, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है। अगर आप देखो तो जो भी सिल्वर के यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उनमें हल्की हल्की ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, बिकॉज सल्फर जो एयर में होता है वो चिपक जाता है सिल्वर से, तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। टाइटेनियम को यूज़ किया जाता है बोट को बनाने में, बिकॉज ये कोरोड नहीं करता है समुद्री पानी में, संक्षारित नहीं होता है ये, ओके। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं? तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए एक तो पहला मेथड है जैसे गैल्वेनाइजेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे जिंक की जो कोटिंग है उसको चढ़ा दिया जाता है। जैसे आयरन का जो कोरोजन है जिसको रस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जिंक, जो मॉल्टेन जिंक होता है, पिघला हुआ जिंक, उसको ऊपर से डाल देते हैं, उसका लेप डाल देते हैं फिजिकल तौर पे, फिजिकली। तो वो फिर क्या होता है कि उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ गई, तब उसमें जंग नहीं लगेगी। एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या किया जाता है एनोडाइजिंग प्रोसेस में? अच्छा, एनोडाइजिंग प्रोसेस में होता ये है कि जैसे आपने कोई भी मेटल, जैसे कोई भी एल्यूमिनियम का यूटेंसिल लिया, एनोडाइजिंग जो होता है ये तो सिल्वर, टाइटेनियम, इन सब का जनरली किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जैसे हमने एल्यूमिनियम लिया, एक इसमें लेते हैं क्या है कि एक
एसिड का घोल ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एसिड का घोल ले लेते हैं। एसिड का घोल लेने से मतलब ये है कि पूरा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब उसमें डुबो देते हैं उस एल्यूमिनियम यूटेंसिल को, जो भी एल्यूमिनियम है वो उसको डुबो देंगे। उसके बाद उसमें बिजली लगाएंगे, बिजली पास करेंगे। और जब बिजली पास करेंगे तो क्या होगा? पता है क्या होगा? उस एसिड से, लेट्स फॉर एग्जांपल वो H2SO4 है, ठीक है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उससे ऑक्सीजन निकलेगा और एल्यूमिनियम की जो सरफेस है उसमें चढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम की जो सरफेस है उसमें चढ़ जाएगा, ऐसे समझो। 2Al है, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम बैलेंस वैलेंस नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है, H2SO4 है, कुछ भी है, ठीक है, जिसमें अपने पानी में मिक्स कर रखा है, तो ये बन जाएगा आपका Al2O3 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। आप इसमें H2O ले लो यहाँ पे, ठीक है, H2O। तो क्या होगा? L2O3 और H2 यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। आप जब इस रिएक्शन को करते हैं तो ना सिर्फ ऑक्सीजन की परत चढ़ती है बल्कि कलरिंग भी हो जाती है। जी हाँ, अगर आपने डाला एल्यूमिनियम को एक किसी भी पानी और हल्का सा उसमें एसिड डाल दिया, ठीक है, पानी और हल्का सा एसिड डाल दिया ताकि जल्दी रिएक्शन हो, और उसमें फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, आप देखेंगे उसका कलर चेंज होने लगेगा एल्यूमिनियम का, बड़े शाइनी लुक आने लगेगा, बड़ा बढ़िया सा ब्लूइश कलर आने लगेगा, ग्रीनिश कलर आने लगेगा। इट डिपेंड्स कि आप कितना वोल्टेज दे रहे हो, कितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, कब तक दे रहे हो, ठीक है। तो जो आपका ये एल्यूमिनियम है वो एनोड के तौर पे ऐड करता है, ध्यान रखना। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे आपकी ऑक्सीजन आके डिपॉजिट होने लगती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। और कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को अटैच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एल्यूमिनियम इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर जब चढ़ जाती है तो ये कोरोजन जल्दी नहीं होता इसमें। तो गैल्वेनाइजेशन एक फिजिकल मेथड है जहाँ पे जिंक की कोटिंग कर रहे हैं। एनोडाइजिंग में क्या हो रहा है? एनोडाइजिंग में ऑक्साइड की लेयर चढ़ा रहे हैं। एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे आप देखो, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम जैसे मेटल में क्या करते हैं? ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हैं, और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। एलॉय के बारे में देख लेते हैं कि एलॉय क्या होता है। तो एलॉय तो हमें पता है कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स या फिर नॉन मेटल, मिक्सचर ऑफ एक मेटल या फिर एक से ज़्यादा मेटल्स, या फिर मेटल या फिर एक दो नॉन मेटल ले लिए, उसको हम एलॉय बोलते हैं। ध्यान ये रहे हमेशा कि जो एलॉय होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रास है, ये एलॉय है कॉपर और जिंक का, जहाँ पर 80% कॉपर होगा और 20% आपका जिंक होगा, यानी 4:1 के रेशियो में इन दोनों को मिक्स करते हैं। ऐसे ब्रॉन्ज आपका, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का एलॉय होता है। सोल्डर आपका टिन और लेड का एलॉय होता है। बेल मेटल कॉपर और टिन का एलॉय होता है। गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक का होता है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि जो एलॉय होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब यह है कि ब्रास इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉपर एंड जिंक आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रॉन्ज इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉपर एंड टिन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अलॉय हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही रहेगा ब्रास और ब्रॉन्ज की तरह। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंडक्टिविटी तो हमेशा कम ही रहेगी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल की, यानी कि सोल्डर की जो कंडक्टिविटी है वो लेड और टिन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। कॉन्स्टेंटिन की कंडक्टिविटी कॉपर और निकल से इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर हम जब कोई एलॉय बनाते हैं और उसमें हम मरकरी एज ए मेटल यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम अमलगम बोलते हैं, यानी कि जो हम टूथ कैविटी की हमारी फिलिंग होती है उसमें एक तरीके से अमलगम ही तो चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें मैंने बताया मरकरी होता है। अब मरकरी है तो अपने आप वो अमलगम हो गया, ठीक है, क्लियर। स्टेनलेस स्टील में आपका आएगा आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन। देन मैंगनीन की बात करेंगे तो इसमें कॉपर, निकल और मैंगनीज आएगा। नाइक्रोम की बात करेंगे तो निकल और क्रोमियम आएगा, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो ऐसे याद कर लो, ज से जिंक हो गया, न से निकल हो गया, जिंक और निकल और बीच में आ गया कॉपर, तो जिंक, निकल और कॉपर का हो गया। वाइट गोल्ड एक्चुअल में ज्वेलरी के तौर पे यूज़ किया जाता है ना, रोल्ड गोल्ड अगर आपने सुना हो तो ये गोल्ड का ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। गोल्ड इसमें 75% है, निकल होता है और पैलेडियम होता है, थोड़ा सा वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। मेनली वाइट गोल्ड कुछ और नहीं, प्लैटिनम का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। प्लैटिनम आपको पता है वाइटिश कलर का होता है थोड़ा सा,
तो वही कलर देने का यहाँ पर कोशिश होता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बड़ा आसान है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जैसे नाइक्रोम अगर देखोगे तो निकल और क्रोमियम। मैंगनीन देखोगे तो मैंगनीज हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा और निकल हो जाएगा और एक और हो जाएगा कॉपर, ठीक है। कॉन्स्टेंटिन, कॉ से हो जाएगा कॉपर, टिन, टिन नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, निकल है, ठीक है, कॉपर और निकल है। ड्यूरालिमिन, ड्यूरालिमिन एल्यूमिनियम तो हो गई, एल्यूमिनियम के अलावा मैग्नीशियम, मैंगनीज और कॉपर होगा। क्या यहाँ पर परसेंटेज भी याद रखने हैं? तो सबके परसेंटेज याद नहीं रखने हैं, बस ब्रास और ब्रॉन्ज में कॉपर जिंक और कॉपर टिन का परसेंटेज याद रखना है। सब में आपको याद नहीं रखने, सब में लिखा भी नहीं हुआ है यहाँ पे, जिसमें याद रखने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मिश्र धातु का निर्माण किस तरीके से होता है वो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो गलनांक होता है और जो इनकी सुचालकता होती है, इनके जो धातुएं होती हैं, जिन धातुओं से बने हुए हैं, उससे कम ही होती है। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे आज के, एंड दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो जो हमने अभी ओर देखी थी तो उसमें हमने देखा था ओर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। एक तो मेटल जो हमें चाहिए, लाइक गोल्ड की ओर है, एल्यूमिनियम की ओर है, आयरन की ओर है, जिसकी भी ओर है, तो उसमें हमें बहुत सारी क्या देखने को मिलती, इम्प्योरिटीज़, उस और उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो अयस्कों से धातुओं के निष्करण में कौन कौन से चरण शामिल हैं वो देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं, धातुकर्म बोलते हैं। तो मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम इनटू प्योर मेटल्स एंड अलॉयज, यानी धातु कर्म अयस्कों से धातुओं के निष्कर्ष और उनके शुद्ध धातुओं तथा मिश्र धातुओं के परिष्कृत करने का विज्ञान है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये सब हम देख चुके हैं कि वाइट गोल्ड क्या होता है। ये प्लैटिनम को इमिटेट करने के लिए, जो लोग प्लैटिनम क्योंकि बहुत महंगा आता है तो उसकी नकल करने के लिए इसको बनाया गया है। ज्वेलरी जो होती है प्योर गोल्ड की बनाई ही नहीं जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 24 कैरेट का आपने सोने का कुछ पहना तो मतलब पहन ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा वो मैलेबल या फिर मुलायम होता है। तो 22 पार्ट गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट यहाँ पर कॉपर और सिल्वर के लिए जाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि प्योर ज्वेलरी है। फिर इसमें आप इतना जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी इम्प्योरिटी बढ़ती जाएंगी। अमलगम क्या होता है मैंने बताया, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा अलग है जहाँ पर मरकरी एज अ मेटल होता है। खैर इसका लेने देना मेटलर्जी से कुछ नहीं है, मेटलर्जी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो मेटलर्जी क्या है, वो साइंस है जहाँ पर मेटल्स को हम उसके ओर से निकालते हैं और रिफाइन करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए, अब वो जिस भी मेटल की ओर है वो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। या तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी का होगा, यानी कैटरीना ने कार वाला है ना, सोडियम पोटेशियम ये सब। या मीडियम रिएक्टिविटी का हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनका हो गया ना, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया। या फिर लो रिएक्टिविटी का हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल सिल्वर वगैरह का, तो वो लो रिएक्टिविटी है ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक, डन, ओके। तो अगर वो मेटल है बहुत ही हाई रिएक्टिविटी का, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जनरली अपनी फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करते नहीं है। जैसे कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्या मिली, और उस तरीके से हमने देखा था कि फिर क्या हुआ, इस तरीके से फिर मिली सिल्वर ऑडी। सिल्वर ऑडी में ऑडी यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम। जैसे ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कभी फ्री स्टेट में तुमको मिलेंगे ही नहीं। फ्री स्टेट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जैसे सोना है, प्लैटिनम है, ये पता है क्या है, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि सोने के साथ सल्फाइड चिपका हुआ है, ऑक्साइड चिपका हुआ है, कार्बोनेट चिपका हुआ है, प्लैटिनम के साथ कुछ चिपका हुआ, नहीं चिपका हुआ। क्यों? रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बहुत नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, कम रिएक्टिविटी होती है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि बिना फ्री स्टेट के मतलब बिना किसी के चिपके हुए साथ मिलेंगे ही नहीं है। और ऑक्सीजन के साथ जल्दी चिपकते हैं। किसके साथ जल्दी चिपकते हैं? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ चिपक सकते हैं या क्लोरीन के साथ चिपक सकते हैं, तो किसी के भी साथ चिपक सकते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जनरली ये आपके क्लोरीन के साथ चिपके हुए होते हैं। तो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं इनमें। इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करवाते हैं? क्योंकि ये इनका हम ना रिडक्शन नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन वगैरह कुछ तो करेंगे, इनका नहीं कर सकते हैं सोडियम और पोटेशियम का। कारण ये है कितने ज़्यादा उनसे चिपके होते हैं कि बिना इनको जब भयंकर झटका ना दिया जाए बिजली का, तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं ये लोग। ये हालत है इनकी। जैसे कि अगर तुम ले लो, ठीक है, अगर तुम ले लो सोडियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, ठीक है, सोडियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, एल्यूमिनियम को ले लो, ठीक है, सॉरी ये तो कैल्शियम को ले लो। यहाँ पर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में अभी हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे जैसे ये हमने देखा था, इसी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। कैथोड होता है द नेगेटिव टर्मिनल, एनोड होता है द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है।
फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जहाँ पे क्लोरीन लिबरेट हो जाती है एनोड में। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब में क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्लोरीन निकलती है एनोड पे, ये ध्यान रखना है आपको, क्लोरीन निकलती है एनोड में और मेटल मिल जाता है कैथोड पे, ठीक है। मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे डिपॉजिट होता है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे मेटल होता है वो डिपॉजिट होता है कैथोड पे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में देखने को मिलता है, तो उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्यूमिनियम मिल जाता है कैथोड पे और ऑक्सीजन निकल जाती है एनोड पे। समझ आई चीज़ ये कि इनको बिना इलेक्ट्रोलिसिस के इनका काम ही नहीं बनेगा, इतने भयंकर ये चपके हुए होते हैं। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं किस पे, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी पे। जो मीडियम रिएक्टिविटी है वो या तो कार्बोनेट कार्बोनेट की ओर होगी या सल्फाइड की ओर होगी, यानी कार्बोनेट के साथ चिपके हुए होंगे या फिर सल्फाइड के साथ ये चिपके हुए होंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको, ठीक, क्लियर। तो अब इनका क्या करेंगे, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक है, अगर कार्बोनेट है तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट करते हैं, क्या करते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट करते हैं। तो क्या होता है, होता यह है कि ऑक्साइड मिल जाता है मेटल का, और अगर सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग कर देते हैं। रोस्टिंग क्या होती है, इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है, यानी एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है। इसको एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में किया जाएगा, और इसको बहुत ही एक्सेस ऑफ एयर में किया जाएगा, दोनों, इसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो अगर कार्बोनेट हो रहा है सी से कार्बोनेट तो और सी से कैल्सिनेशन कर दिया जाएगा, अगर सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग कर दी जाएगी। ये तो ऐसे याद कर लो, CaC कार्बोनेट और है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर दिया, कैल्सिनेशन कर दिया, सिंपल CaC। दूसरा वाला अपना आप रोस्टिंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा। दोनों ही केसेस में मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, कार्बन से रिएक्शन करवा देंगे, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा मेटल का, मेटल का रिडक्शन हो गया, बस मेटल मिल गया। अब इसके बाद फर्दर अगर आपको एकदम प्योर चाहिए, एकदम प्योर चाहिए, तो यही काम फिर से कर दो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाला कैथोड एनोड बनाओ, ठीक है, वही बताऊंगा कैसे होता है वो, ठीक है, वो कैसे होता है बताऊंगा अभी। अब अगर वो लो रिएक्टिविटी का है ना, तो वो सल्फाइड के फॉर्म में तुमको देखने को मिलेगा, और सल्फाइड वालों को कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है इनको, यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में मेटल मिल जाएगा, रिफाइन कर लेना है। अभी बताऊंगा किस तरीके से प्योर, एकदम प्योर निकलता है। अब मैंने तुमको बताया था थोड़ी देर पहले ही, जैसे कैटरीना ने कार, तो ये लोग क्या है, ये बिना किसी के साथ अटैच्ड मिलेंगे ही नहीं, किसी न किसी के साथ चपके हुए मिलेंगे आपको। ये नीचे वालों को ले लोगे ना, ये गोल्ड को ले लोगे या प्लैटिनम को, ये कभी किसी के साथ चपके नहीं हुए होते हैं। जब नहीं चपके हुए होते हैं तो फिर इनका क्या करोगे, ना तो कार्बोनेट है ना तो सल्फाइड है, तो करोगे क्या फिर, इनका चपके तो हुए नहीं, तो इनको कैसे प्योरीफाई करोगे। तो इनको प्योरीफाई करने के लिए सिंपल हीटिंग कर दी जाती है, सिंपल कर क्या कर दी जाती है, सिंपल हीटिंग करी जाती है, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, हीट कर देंगे। जो लो हैं, जो अनरिएक्टिव हैं, ठीक है, तो उनको सिर्फ हीटिंग करोगे, उनको जोर से गर्म करोगे और वो अपना रिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। रिडक्शन किस तरीके से होता है आप देख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल, जैसे यहाँ पर ऑक्साइड मिला मेटल का, या तो हमने कैल्सिनेशन किया, अगर कार्बोनेट की ओर है तो हमने कैल्सिनेशन करना है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर सल्फाइड ओर है तो हमने इन दी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग कर देनी है। दोनों ही केस में उस मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन से रिएक्शन करवा लेनी है, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, सिंपल मेटल मिल गया। कई बार क्या है कि हम एज अ कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ ना करके दूसरे मेटल का यूज़ कर लेंगे उसको डिस्प्लेस करने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तो कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, ऑल्टो, जेन, फरारी, जिंक से ऊपर कोई भी मेटल है, लाइक एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो ये आप अगर लोगे एल्यूमिनियम इसकी जगह ले लोगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम इसका ऑक्सीजन लेके निकल लेगा, Al2O3 बना जाएगा, ये जिंक अपना सिंगल हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मेटल प्योरीफाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जरूरी नहीं कार्बन का यूज़ करो, आप दूसरे मेटल का भी जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका यूज़ करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी करवा सकते हो, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है, याद है आपको। इसी रिएक्शन का जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा ली, मेटल निकाल लिया, एक हाई रिएक्टिविटी मेटल को लिया और उसको रिएक्ट करवा दिया इससे, इसकी लो रिएक्टिविटी है, चला जाएगा। यही सेम रिएक्शन का यूज़ किया जाता है जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। तो जब भी रेल की पटरी टूटती है तो क्या किया जाता है, पूरा प्रोसेस ये होता है कि ठीक है, नीचे से पहले तो मिट्टी लगाई जाती है, मिट्टी विट्टी का लेप लगाया जाता है एकदम थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, ठीक। फिर ऐसे भरेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भरते हैं, ठीक है, Al2O3 भरते हैं और आयरन भरते हैं, ठीक है, Al2O3 भरेंगे और आयरन भरेंगे, सॉरी Fe2O3 भरेंगे और आयरन भरेंगे। क्या भरेंगे, आयरन नहीं, एक्चुअल में आयरन को तो मेल्ट करवाना है, वो जॉइंट करना है, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, लेंगे और एल्यूमिनियम लेते हैं। इन दोनों को मिक्स करके बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर पूरा वो सिस्टम बनाया जाता है, मिट्टी विट्टी लगा के पहले नीचे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, फिर इस तरीके से कुछ तो लगाया जाता है, फिर ऊपर से इस तरीके से बर्नर टाइप कुछ तो रखा जाता है, इन दोनों का मिक्सचर डाल दिया जाता है और जलाया जाता है। इतना भयंकर हीट निकलता है, इतनी भयंकर हीट निकलती है, जनरली एक्सोथर्मिक नहीं, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इतना भयंकर एक्सोथर्मिक होती है कि पूरे जो ये लोहा है ये पिघल जाता है, ये लोहा पिघल जाता है और आयरन जो है यहाँ पर बीच में फिल हो जाता है और ये Al2O3 अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं और इसको यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, जो थर्माइट वेल्डिंग जिसको बोलते हैं। ये कैसी रिएक्शन है आपकी, ये आपकी अगर आप देखोगे तो यहाँ एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किस तरीके से ऐड कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ऐड कर रहा है। क्या बोल रहा है जी, गाली दे रहा है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को चिपका रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किस तौर पे एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है वो, ठीक है। और जो आपका ये Fe2O3 है ये Fe के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये किस तौर पे ऐड कर रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ऐड करेगा। और ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, रिडॉक्स हो जाएगी, बिकॉज रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल रिएक्शन। ओके, ठीक है, समझ में आपको। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑक्साइड मिला मेटल का, फिर रिडक्शन करवाया या फिर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दी तो मेटल मिल गया। अब अगर आपको एकदम प्योर चाहिए तो एक काम करो, कैथोड एनोड में ले लो, जो भी आपको मेटल मिला है अभी उसको एनोड में चिपका दो, कैथोड एक स्ट्रिप बनाओ और उसमें जो भी मेटल को तुम प्योरीफाई करना चाहते हो, कॉपर को मान लो करना चाहते हो, उस कॉपर में हल्की सी बहुत पतली सी लेयर चढ़ा दो कॉपर की, मतलब कॉपर की तुम्हें अगर रिफाइनिंग करनी है तो कैथोड बना दो, बहुत ही पतला सा प्योर मेटल यहाँ पर चिपका दो। उससे होगा क्या, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड है, इम्प्योर मेटल था यहाँ पर, इसको एनोड मड बोलते हैं। और जो मेटल है प्योर मेटल वो इलेक्ट्रोलाइट में, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी मेटल का सॉल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। मतलब भाई ये पानी टाइप कुछ होगा ना, सोल्यूशन टाइप कुछ होगा ना, वो सोल्यूशन जो होगा ना वो उसी मेटल का ही सॉल्ट का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें तो इस पर्टिकुलर ये जो एनोड है इससे मेटल निकल के इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट होगा, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो पानी से भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, और इसमें डिपॉजिट होने के बाद ये डिपॉजिट होने लगेगा धीरे धीरे कैथोड में। तो पूरे धीरे धीरे कैथोड में पूरा हमें जो प्योर मेटल है वो मिल जाएगा, यानी अल्ट्रा प्योर एकदम मिलेगा, ठीक है। अल्ट्रा से पता नहीं मुझे कुछ याद आया, इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू प्योरीफाई impure metals, and impure metal is used as anode and a pure metal is used as cathode, ठीक है। तो जो आपका एनोड है वहाँ से एनोड मड डिपॉजिट हो जाएगी एनोड के नीचे, और कैथोड में धीरे 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 इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मेटल का सॉल्ट का यूज़ किया जाएगा, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट यूज़ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम उसी के मेटल्स के सॉल्ट का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो इम्प्योर मेटल जो है डिजॉल्व हो जाता है, प्योर मेटल कैथोड पे मिल जाता है, ठीक है, डन, ओके। चलो तुम लोग समझे नहीं अभी, तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन कर लिए जाएं, तो जिसको भी चाहिए रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर, ठीक है, जिसको भी चाहिए रिकॉर्डिंग, क्विजेस, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है,
नोट्स, सब कुछ बैच में, ठीक है। दिस इज़ योर आपका इंग्लिश वाला बैच एंड दिस इज़ योर कॉम्बो वाला बैच। अब क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। चलो भैया, इट्स क्वेश्चन टाइम। टाइम लगाओ क्वेश्चन। जियो साइंटिस्ट बनिए गाइस जल्दी से। ब्रेन में भन भन हो गया। अच्छा, मतलब सोनरस है तुम्हारा ब्रेन, ऐसा? क्यों? चलो, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे H2O, Na2O, L2O3, CO2, तो यहाँ पे जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है मेटल ऑक्साइड। ये एम्फोटरिक है, जनाबे आली वाले, जनाबे आली एम्फोटरिक, ठीक है। देन अगर बात करेंगे H2O तो न्यूट्रल होगा अपना, ठीक है, एंड CO2 वुड बी एसिडिक बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो 3 4 1 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement for the reaction between a metal and nitric acid is not correct? कौन सी सही नहीं है? नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। यही कारण है कि क्यों जो H2 रिलीज होती है वो तुरंत उसको ऑक्सीजन मिलता है, पानी बन जाता है वो। हाइड्रोजन लिबरेटेड इन द रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। गैसेस नाइट्रोजन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, रॉन्ग। गैसेस नाइट्रोजन नहीं, या तो NO या NO2 या N2O जे मिल रहा हो तो ना, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ए वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यस। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर टू मेटल्स विच कैन गिव or produce hydrogen when react with the HNO3 but in a very dilute HNO3, okay। इनमें से मेटेलॉइड कौन सा है? मेटेलॉइड कौन सा है? जोमेनियम है, कोक है, आयोडीन है, शुगर है। अब भाई कौन सा होगा? कोक क्या मेटेलॉइड होगा क्या? तो आंसर क्या होगा? जर्मेनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड? निम्नलिखित में से किससे यौगिक माना जाता है? इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड? सिलिकन, टिन, शुगर सोल्यूशन या कैल्शियम कार्बोनेट? अब कंपाउंड की बात हो रही है। सिलिकन इज एन एलिमेंट, टिन इज एन एलिमेंट, sugar solution is a mixture, calcium carbonate is a compound. Which of the following metal is widely extracted by the electrolysis of its molten compound? इलेक्ट्रोलिसिस किसका करवाते हैं? हाई रिएक्टिविटी वाले का, हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिमिटी। मिडिल रिएक्टिविटी वाले या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। दोनों का क्या करवाते हैं? दोनों का नहीं करवाते, इसका कैल्सिनेशन करवाते हैं, इसका रोस्टिंग करवाते हैं, फिर मेटल का ऑक्साइड मिलता है, उसका रिडक्शन करवाते हैं, या थर्माइड वो डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन करवाते हैं, फिर मेटल मिलता है, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा लेते हैं, फिर मेटल मिल जाता है, घर लेके चले जाते हैं। और जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं और उनका क्या करवाएंगे? रोस्टिंग। सल्फाइड की हमेशा रोस्टिंग करवाई जाती है। तो ऊपर कौन है? सोडियम है, सोडियम, ठीक है। नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं है यहाँ पर? बताइए जल्दी से। तो भैया NH2CO, NH2 ये क्या है? अपना यूरिया है। और यूरिया तो भैया नाइट्रोजन वाला ही है, ठीक है, नाइट्रोजन वाला ही है ये तो। N2 ये फर्टिलाइजर थोड़ी ना है, ये फर्टिलाइजर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नोन टू बी डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट? सबसे पहले कौन सा मेटल मिला था? कौन सा मिला था? कौन सा? चैल्कोलिथिक एज, कॉपर, है ना। साइप्रस देश बताया था ना आपको, साइप्रस कंट्री का नेम पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड? न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल। CO2, Na2O, MgO मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होगा। वाटर जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है, यानी आयनिक यौगिकों को घोलने के लिए जल अच्छा विलायक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड, क्योंकि वाटर की इसमें एक्सपर्टीज़ है। इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, नो नीड ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट टू बी ए गुड सॉल्वेंट। नो कलर से क्या लेने देना सॉल्वेंट का? हाई डाइपोल मोमेंट, यस, ऑप्शन नंबर सी। इसमें उच्च ध्रुव आघूर्ण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है?
एलॉयज आर मिक्सचर्स, यस, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। वाइट गोल्ड क्या होता है, लो वाइट गोल्ड पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। वाइट गोल्ड जो है प्लैटिनम के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें गोल्ड होता है 75% सबसे ज़्यादा, तो वही होता है, ठीक है। देन निकल होता है, देन प्लैटिनम। भैया प्लैटिनम का ऑल्टरनेटिव है, प्लैटिनम यूज़ करना होता तो प्लैटिनम का ऑल्टरनेटिव क्यों बना रहे होते, तुम खुद सोचो। अगर प्लैटिनम ही होता हमारे पास तो प्लैटिनम का ऑल्टरनेटिव क्यों बना रहे होते। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, सिनाबार किसकी ओर है, सिनाबार, सिनाबार HG। Manganese is extracted by heating manganese dioxide with aluminum powder. Which of the following statement with regard to the reaction is correct? Manganese is extracted by heating manganese dioxide MnO2 with aluminum powder. Which of the following statement with regard to the reaction is correct? एक्सोथर्मिक होती। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सर यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट ही तो करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं, तुम खुद बताओ। डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहे हैं भैया, ये चला जाएगा L2O3 लेके Mn अलग हो जाएगा, वही थर्माइट रिएक्शन वाला चीज़ है ये। अब वो एक्सोथर्मिक थी क्या, बिल्कुल थी, हाईली एक्सोथर्मिक थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है, तो सिल्वर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों, बहुत कम रिएक्टिव होता है। आयरन करेगा, नहीं करेगा। कॉपर कर नहीं करेगा। सोडियम करेगा, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम में करेंगे, भयानक रिएक्शन करेंगे, फटाफट रिएक्शन करेंगे, भटाभट रिएक्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल, कौन सा है जो तेल में नहीं रखा जाएगा, यानी कि केरोसिन में नहीं डुबो के रखा जाता है, बताओ भाई कौन सा नहीं रखा जाता। सोडियम रखा जाता है, पोटेशियम रखा जाता है, लिथियम नहीं रखा जाता, तुमसे बताए थे लिथियम नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल एम्फोटरिक, सुनो जनाबे आली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following are the correct symbols for the element gold, tin, lead? गोल्ड क्या है, गोल्ड है Au, टिन है Sn, लेड है Pb, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, Sb क्या होता है, क्यों, व्हाट इज Sb? Sb इज योर एंटी मनी, ठीक है, ये एंटी मनी होता है, ये एंटी मनी, यानी कि अगर ये आपके घर में पड़ा हुआ है तो मनी नहीं आई आपके घर में, ये तो पक्की बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम। सर ये तो आप पढ़ाए नहीं थे बेटे, ध्यान से देखो, पढ़ाए थे, जल्दी देखो उसको। सब है वो, सब है, अच्छा ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल है। क्या इसको वेल्डिंग पर्पस यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं। अब पहला तो अगर सही है तो फिर तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम मेटल एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम का था, Fe2O3 था, ठीक है, इसने क्या किया था, Al2O3 निकल लिया था, आयरन को सिंगल कर दिया था, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब गलत हो गया। मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, नो नो नो, मोल्टेन आयरन इज फॉर्म्ड बट मोल्टेन एल्यूमिनियम इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज एल्यूमिनियम तो ऑक्साइड के साथ उसकी शादी हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस, एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में कौन सा सही नहीं है। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है, जहाँ पर एक पानी ले रहे थे, एक पानी लेना था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एसिड डालना था, उसमें क्या करना था, एल्यूमिनियम को डुबो देना था, और फिर जो जोर का झटका देना था, और फिर जो कलर आएगा ना एकदम शाइनी लुक ऑक्साइड की लेयर चढ़ने की वजह से, मजे आ जाएंगे आपको देख के, एकदम फुल सेटिस्फैक्शन आएगा आपको, ठीक है। तो इट मेक्स एल्यूमिनियम करोजन रेजिस्टेंट, येस। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज्ड, येस कैन बी। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग कैन बी डन, ठीक है। विल बी डन, ऑलवेज विल बी डन, ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, ठीक है, ऑल, ये सब एक्सट्रीम की वर्ड होते हैं। कैन बी, कुड बी, माइट बी, जो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ये स्टेटमेंट सही होते हैं। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं भाई, मैकबुक बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट बनाने में तो यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि लाइट होता है ना मेटल, लाइट होता है मेटल, ठीक है। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड, अच्छा, एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व द कैथोड, नो इट इज इवॉल्व द एनोड, ओके, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद, तो जब रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं तो आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, किससे करवाते हैं, एल्यूमिनियम से करवाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर, तो जो विद्यालय की घंटियाँ होती हैं वो मेटल की बनी होती, क्यों, क्योंकि मेटल मेलिएबल है, सोनरस है, डक्टाइल है, लचर है, भाई चारों है, लेकिन स्कूल की घंटियाँ क्यों इसलिए से बनाई जाती हैं, क्योंकि मेटल सोनरस है।
ध्वनि के जो ध्वनि देता है ना, मजे आ जाते हैं सुन के एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सबसे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? अच्छा चालक कौन सा है? तो भैया लेड के बारे में तुमको बताया था, लेड और मरकरी दोनों टॉक्सिक होते हैं, दोनों ही बैड होते हैं, एक्सेप्शन में थे दोनों। अब ये दोनों बैड होते हैं तो ये भी तो बैड होगा, ये भी तो बैड होगा, खत्म। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व इन वाटर। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सीडीएस के, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व इन वाटर। तो नॉन मेटल्स को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दे विल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। नो 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 नो, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। कैसे नेचर का होता है? कैसे नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलो भैया, नॉट करेक्ट पूछा है, जियो साइंटिस्ट बन लो 2022 में जाके। 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, यस इट इज़ ट्रू। 22 कैरेट का गोल्ड इज जनरली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, ये भी ट्रू है। 22 कैरेट का गोल्ड कंटेन्स 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ आयरन टू मेक इट हार्ड। अच्छा, लोहा यूज़ करोगे तुम? नहीं नहीं, तुम लोहा यूज़ करोगे। तुमको क्या बोले थे, या तो तुम कॉपर यूज़ करोगे तो सिल्वर यूज़ करो, तुम लोहा पे आ जाओगे सीधा। Fe2O3 ये भैया कर लोगे। ठीक है। वही थर्माइट रिएक्शन है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक का यूज़ करते हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन तुम करोगे। ठीक है। अब आ जाओ एसएससी में एमटीएस बन लो तुम जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉमनली यूज टू कोट चीपर मेटल इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर ऑर्नामेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे आखिरी में, एकदम प्योर मेटल लेने के लिए एनोड कैथोड बना रहे थे, एनोड में इम्प्योर मेटल था, कैथोड में प्योर मेटल की पतली सी स्ट्रिप ली थी। ठीक है। तो वो वाला पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसे ही होती है पूरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मरकरी। मैलाचाइट, ये तो होती है कॉपर की, कॉपर कार्बोनेट होता है, सीना बार हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये आयरन की हो जाएगी, एल्यूमिनियम की हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लो गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन सा इसमें से? कौन सा है? पोटेशियम। अच्छा, आरआरबी ग्रुप डी वाले पूछ रहे हैं कि एसिड रिएक्ट विद ऑल मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अच्छा, सारे मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए? बात तो तुम्हारी बिल्कुल गलत है। ठीक है। तुमने ऑल लगा दिया, बस वहीं पे तुम्हारा सग जो है गहरा गया। ठीक है। गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन। नो। ठीक है। हाँ, रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही एक्वा रेजर रॉयल वाटर लो, ऐसे आसानी से रिएक्शन तो ना होने की, ऐसे आसानी से रिएक्शन तो ना होने की। ठीक है। क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर दी ओर एनरिचमेंट। ओर एनरिचमेंट क्या होता है? तो जो हमारी ओर होती है उससे गैंग को निकालना, गैंग को बाहर निकाल लेना इज कॉल्ड एज ओर का एनरिचमेंट। फ्रॉथ फ्लोटेशन का मतलब था जहाँ झाग बना के उसको निकाला जाए, जहाँ पे झाग बना के निकाला जाए। ठीक है। एक तो वो हो गया। ड्रेजिंग होती है, ड्रेजिंग करके तो नहीं होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, नहीं पानी से धुल देना, तो जो पानी में जो भारी होगा तो वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइट होगा ऊपर आ जाएगा, उसको निकाल लेंगे। लीचिंग भी होती है, बट ड्रेजिंग करके कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। फ्रॉथ यानी झाग बना के निकालना, हाइड्रोलिक वॉशिंग करना, लीचिंग करवाना, ये सब तो होता है, लेकिन आपका ड्रेजिंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ड्रेजिंग नहीं होता है। आपको ये नोट्स में नहीं होगा तो मैं डिटेल में इसको इंक्लूड करवा दूंगा, थोड़ा सा इंक्लूड करवा दूंगा, एक एक लाइन इसमें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो धातुओं में निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? सही है। द मेटल्स विच लाई हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी वाले या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट। सल्फाइड है तो रोस्टिंग, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। सही है। इट इज ईजियर टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड इन कंपैरिजन टू ऑक्साइड। नो 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 नो, अगर सल्फाइड से आसान होता एक्सट्रैक्ट करना तो हम पागल थे जो रोस्टिंग कैल्सिनेशन करके उसका ऑक्साइड बना रहे थे? तुम खुद सोचो, पहले सल्फाइड में और था या कार्बोनेट में और था, तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करवा के ऑक्साइड में बना रहे थे, तब रिडक्शन करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे? क्योंकि ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है एज कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए एंड बी बन गया आरआरबी में ग्रुप डी। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 36 का ए हो जाएगा। फिर से आरआरबी ग्रुप डी का अच्छी साइंस आती है, बट हल्के मत ली वो ग्रुप डी देख के। इन द रिएक्शन ऑफ द कॉपर विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, अच्छा, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो एक्ट किया रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। कौन? कॉपर। अगर कॉपर एक्ट किया रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, तुम खुद देखो भैया मेरे, इधर देखो,
ये जे बन रहा हो तो क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ऐड कर रहा हो कि नहीं ऐड कर रहा होगा। तो कॉपर वुड एक्ट एट द रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट ऑक्सीजन। तो ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, सो ए कैन नॉट बी ट्रू, बी कैन नॉट बी ट्रू, ओके। डी ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज यहाँ पर ही बोल रहा है दोनों ट्रू है, दोनों तो ट्रू है ही नहीं, ऐसे तो गलत है। ऑक्सीजन एड्स टू कॉपर फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड, किस कलर की कोटिंग चढ़ती है, जल्दी से बताइए। The sulfide ores of metals which lie in the middle of the activity series are first converted to oxides. The necessary condition for the conversion is the sulfide ore of metals which lie in the middle of the activity series are first converted into oxide. Necessary condition क्या है भैया? सल्फाइड की करवाई जाती है, रोस्टिंग करवाई जाती है। और रोस्टिंग कैसे होती है? रोस्टिंग होती है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में। ऑप्शन नंबर बी। 39 क्वेश्चन है जहाँ पे ये है कि विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव है जैसे आयरन फ्रॉम देयर ओर्स, तो डायरेक्ट हीटिंग कर दोगे तो भैया डायरेक्ट हीटिंग अदर मेटालिक और कहा कर रहे हो तुम, ये सब डायरेक्ट हीटिंग नहीं करी जाती। डायरेक्ट हीटिंग तो जब करी जाती है उनके जो 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 बहुत नीचे हैं उनकी डायरेक्ट हीटिंग करी जाती है। डिजॉल्विंग एंड मेल्टिंग द ओर मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस इज परफॉर्म, केमिकल रिडक्शन। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर केमिकल रिडक्शन करवाते हैं और का यूजिंग कार्बन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे आयरन है तो जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं उनका सल्फाइड होता है, कार्बोनेट होता है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन करवाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड से फिर क्या करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके बना लेते हैं मेटल। इलेक्ट्रोलिसिस जो तुम करवाते हो ये हाई रिएक्टिविटी होती है, सोडियम पोटेशियम उन सब की करवाई जाती है, इनकी नहीं करवाई जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर? ऑर्डर में बताना है आपको, ऑर्डर में बताइए गाइस। पहले तो देखो तुम क्या करोगे, और एनरिचमेंट करोगे, गैंग को हटाओगे, है ना, हटाओगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन करवाओगे पहले, फिर रिडक्शन करवाओगे और फिर रिफाइन कर दोगे, ख़त्म। यही तो हो रहा था, पहले कंसंट्रेशन करवा रहे थे, नहीं करवा रहे थे, बताओ, एनरिचमेंट कंसंट्रेशन, फिर रिडक्शन करवा रहे थे ऑक्साइड बनने के बाद उसका, और फिर जब और प्योर चाहिए एकदम प्योर तो रिफाइनिंग करवा रहे थे तुम, इलेक्ट्रोलिटिक वाली रिफाइनिंग। जो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव वाले मेटल होते हैं उनकी पहले ही करवा दी जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो बाकी वाले होते हैं उनके बाद में एकदम अंत में आके करी जाती है, ठीक है। एनोडाइजिंग इज टिपिकली फॉर्म्ड ऑन विच मेटल? एनोडाइजिंग प्रक्रिया आमतौर पर किस धातु पर की जाती है? तो किस पर की जाती है? ए से एनोडाइजिंग, ए से एल्यूमिनियम, जहाँ पर ऑक्सीजन की एक लेयर ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है। 50 तक क्वेश्चन करेंगे गाइस, तो 8 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी जल्दी करो। विच मेटल इज प्लेस जस्ट अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज? तो कॉपर के ऊपर कौन सा है? कटीना ने कार मांगी, कौन सी? ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर क्या हुआ, क्या हुआ? तो कॉपर के जस्ट ऊपर कौन है? लेड है। सर आयरन भी तो ऊपर है, जिंक भी तो ऊपर है, एल्यूमिनियम ऊपर तो है, लेकिन क्या है, जस्ट ऊपर कौन है? जिंक ग्रेन्यूल्स व्हेन प्लेस्ड इन डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रोजन गैसेज, या मैश M प्लस A S प्लस H। सो ऑप्शन नंबर ए, जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा गाइस। जिंक ग्रेन्यूल्स व्हेन प्लेस्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड। नो 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 नो, ये कब से होने लगा, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स व्हेन प्लेस्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स जिंसेट, जिंसेट बनाता है, ठीक है। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट बनाएगा। जिंसेट क्या है? जिंक कार्बोनेट है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी। What are the metals in the middle of the activity series usually extracted? कैसे वो किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस, नो। हॉट पानी में डिजोल्व कर लोगे, नो। रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 45 द रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो नोन एज द एक्टिविटी सीरीज, आराम कर लोगे यार, ठीक है। चलो इसको करो। अच्छा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेकन इन अ बीकर एंड डाइल्यूट HCl इज एडेड टू इट स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग। धीरे 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 चलाते जाओ, ठीक है, और डाइल्यूट HCl डालते जाओ तो क्या होता जाएगा? हाँ जी, क्या होता जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश ग्रीन कॉपर सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड बनता जाएगा, ठीक है। ब्लूइश ग्रीन, कॉपर जहाँ दिख जाए, कॉपर जहाँ दिख जाए, या तो नीला या तो हरा, या तो नीला या तो हरा, बस ध्यान रखना। जैसे कि पता है ब्लू विट्रियोल क्या होता है? सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ब्लू विट्रियोल ये होता है, ये मतलब कॉपर है तो ब्लू या तो ग्रीन, ध्यान रखियो, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर कंसिडर्ड एसिडिक इन नेचर।
What is the approximate pH nature of the salt formed when non-metallic oxide react with a strong base? Non-metallic oxide एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, तो बेस का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेसिक बना देगा उसको, नहीं बना देगा? अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक बना देगा। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट अगेन कल वाले लेक्चर के एसिड बेस सॉल्ट का, कि जब हम एक वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं तो जो सॉल्ट मिलता है वो बेसिक नेचर का मिलता है, कल देखेंगे, ठीक है। वाटर नोटिसेबल चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड, भाई कर चुके हैं यार ये, ठीक है। आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ब्लू ग्रीन होगा, ठीक। आयरन डालोगे वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो जाएगा सोल्यूशन, वो रेडिश ब्राउन कलर का सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। कल पिछले वाली क्लास को याद करो, रिएक्शन वाले चैप्टर में। तो द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू सोल्यूशन, ब्लू जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, वो फेड अवे हो जाएगा और आयरन नेल जो है ब्राउनिश हो जाएगी। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसका हाई एमपी हाई बीपी होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतनी जल्दी टूटता नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर से नहीं बनता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एंड द आखिरी क्वेश्चन इज दिस, हाउ आर मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्टेड, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट से नहीं, सिंपल हीटिंग, याद करो, सिंपल हीटिंग कर रहे थे, नहीं बताए थे कि जो एकदम नीचे हैं सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, सिंपल हीटिंग कर डालो इनकी, सिंपल हीटिंग करो, ठीक है, क्योंकि ये किसी के साथ ज़्यादा जल्दी अटैच मिलते हैं नहीं। सिल्वर अटैच हो जाता है कभी कभी सल्फाइड से, ब्लैक कलर हो जाता है, तो उस केस में आपको रोस्टिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन 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 जनरली जो है ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ओके, तो बाकी क्वेश्चन आप लगाएंगे और आपका होमवर्क है, ठीक है, आंसर की यहाँ पे दी हुई है, ऑलराइट। बाकी जिसको सारे एक्सेस चाहिए तो बैच में एनरोल कर सकता है इफ़ यू वांट। हाँ बिल्कुल शैलेश, होती होगी बिल्कुल। घंटी हो जाओगे ऑफ करना, अच्छा, मज़ा आया, केमिस्ट्री बढ़ गया। ठीक है विनय, कर देंगे घंटी बजा के। चलिए भाई, थैंक यू, कल मिलते हैं एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। लो भैया घंटी बजा देते हैं, नहीं विनय बुरा मान जाएगा। पीपीटी की पीडीएफ वगैरह आपको बैच में ही मिल जाएगी, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं, ठीक है, तो वहीं पे आपको मिल जाएगी पीपीटी की